नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे डेमोक्रेसी इंडिया टीवी चैनल पर। और मेरे साथ आज हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार, जो मेरे मित्र हैं। और आज मैं इन्हें बुलाया हूं कृषि बिल 2020 पर कुछ वाद विवाद करने के लिए। तो पहले मैं आप लोगों को कृषि बिल के बारे में बता देता हूं। जैसा कि सितंबर 2020 में जो कृषि बिल पास किया गया, पहले तो ये 17 सितंबर को लोकसभा से पास हुआ, फिर जाके ये राज्यसभा से 20 सितंबर को पास हुआ और 27 सितंबर को हमारे राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर हस्ताक्षर करके इस बिल को कानून बना दिया। और इस बिल के बनने के बाद आपने देखा कि बीते कई महीनों से किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में। 2 महीने 3 महीने से किसान पंजाब में डटे रहे। उसके बाद जब सरकार इस किसान के मुद्दे को ध्यान नहीं दी और उनके आवाज़ों को नहीं सुनी, तो फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच किए और आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं किसान, जमे हुए हैं बीते 59 दिनों से। तो मैं बात आज उसी कृषि कानून पर करूंगा, जिस पे आज भी किसान डटे हुए हैं और कई राउंड की वार्ता हो गई है किसान और सरकार के बीच में, लेकिन उसके कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं निकल कर आ रही है। तो जैसा कि इसमें 3 कानून था, एक तो संशोधन है बस, लेकिन मेनली 2 ही कानून है। पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो इसका हिंदी में अनुवाद है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। और जो कि इसके अंदर जो किसानों का इसके अंदर जो प्रावधान दिया गया है सरकार के द्वारा, तो इसके अंदर है कि किसान कहीं भी अपने अपने उपज को बेच सकते हैं। वो फ्री है कहीं भी अपना प्रोड्यूस गुड्स को बेचने के लिए। देश के कोई भी राज्य में वो जाकर इसका बेच सकते हैं और अच्छा मूल्य कमा सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा विपरीत जो पहलू है कि क्या किसान अपना लागत लगाकर दूसरे राज्य में जाएगा बेचने के लिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। और जो दूसरा एक्ट है फिर है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। और इसका हिंदी में अनुवाद है दोस्तों कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इसके अंतर्गत दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रावधान दिया गया है कि आप कोई भी कॉरपोरेट आके आपका ज़मीन लेके या आपको किसी दाम पर कहेगा कि कुछ उपजाने के लिए और बाद में वो खरीद लेगा, तो इससे जब ये व्यापक पैमाने पर होने लगेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो इससे लॉन्ग टर्म में किसान को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। खुद ही के ज़मीन में वो मजदूर बनकर रह जाएगा। और तीसरा जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। बेसिकली इसको अमेंडमेंट किया गया है, जो कि ये पहले की ही एक्ट थी, उसमें बस थोड़ा अमेंडमेंट है इसको। तो इसका है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। तो ये है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों जो APFMC का जो मुद्दा था APFMC का, तो जो विभिन्न जगहों पर जो मंडी सिस्टम थी, तो उसको ये ख़त्म करने के तरफ आगे बढ़ चुके हैं। मतलब और ये तो मंडी सिस्टम तो बस हरियाणा, पंजाब और कुछ राज्यों में था, लेकिन जैसे समय के साथ ये ढलता गया, समय बीतता गया, तो किसान को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता था। MSP जो होता है वो इस कानून में नहीं रखा गया है। तो इसी मुद्दों पर आज मैं प्रवीण जी से बात करूंगा और आप सभी तक सारे सवालों के जवाब पहुंचाने का मैं काम करूंगा। तो पहला ये प्रवीण जी, आपका स्वागत है। तो आपका क्या कहना है इस बिल पर? देखिए, आप जो समझाए बहुत अच्छा समझाए। 3 बिल हमारे सरकार लाए हैं जो कि बोलते हैं किसान के फेवर में बिल है। दरअसल 3 बिल जो है, पहला बिल ही कहते हैं जिसमें हम ओपन बाज़ार कर रहे हैं, ओपन बाज़ार सिस्टम, यानी कोई भी किसान सामान को कहीं पे बेच सकते हैं। ये तो सीधे एक तरह से झूठ समझिए बोल रहे हैं। इससे पहले क्या, किसान जो अगर कोई फल उगाते थे, हिमाचल के किसान क्या बिहार में, यूपी में आके नहीं बेचते थे? बेचते थे। अगर वो पहले बेचते थे, इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं है, सिर्फ बरगला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए यूपी के किसान ट्रैक्टर पे अपना अनाज लेके
पंजाब आएंगे बेचने में, फिर वो ट्रैक्टर का कौन भाड़ा देंगे? उसमें जो डीजल जलेंगे, पेट्रोल जलेंगे, जो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसका कौन पे करेंगे? मतलब आपके इसमें कहने का ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। आप जो बेचिएगा, आपको जो व्यापारी होंगे वो आके आपके यहाँ से ले जाएंगे। अगर ऐसा रहता तो बिहार के किसान को तो सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए। यहाँ तो 2006 से ही ये सिस्टम लागू किए हुए हैं। यहाँ पे मंडी सिस्टम नहीं है। मंडी सिस्टम नहीं है। तब मंडी सिस्टम नहीं है। सबसे अच्छा किसान सरकार को अगर इतना ही बेहतर बिल था तो सरकार को जो है ना, पंजाब में, हरियाणा में कि मध्य प्रदेश में कुछ प्रांत जो यूपी के जो है साइड से, उसमें जो मंडी सिस्टम है वो मंडी सिस्टम पूरे देश में लागू करना चाहिए था। पूरी बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए था, जिससे कि किसान को और सुविधा होता, जो वो अपना अनाज जाके मंडी में भी बेच सके और प्राइवेट पार्टनर जो है, प्राइवेट कंपनी जो भी है उसको भी बेच सके। जैसा सुविधा होता वैसा बेचते। लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे, मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे तो व्यापारी अभी तो दिखाएंगे व्यापारी को जो हम खरीद रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारे देश में किसान उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जो ये पता कर सके जो हरियाणा में कितना रेट चल रहा है, कि बिहार में कितना रेट चल रहा है, कि यूपी में कितना रेट चल रहा है अनाज का, चावल का यहाँ के क्या रेट चल रहा है। वहीं जो चावल अगर किसान के खेत में जब धान जो उगते हैं उस समय एमएसपी से बहुत नीचे रहते हैं रेट, लेकिन जब वहीं अगर हमारे व्यापारी के पास चले जाते हैं, जो चावल जो धान खरीदते हैं 30 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये से, तो वहाँ जाके वो चावल बना के 80 रुपये बेचते हैं। तो ये जो गैप जो है ना, यही गैप में थोड़ा कम क्यों नहीं किया जा रहा है? किसान को फैसिलिटी वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? सही कहा आपने। अब मैंने ये देखा भी पिछले महीनों में कि एमएसपी कुछ और थी और व्यापारी कुछ किसी और दाम पे खरीद रहे थे, बहुत ही आधी दाम पे खरीद कर ले जा रहे थे किसानों से। तो ये सब तो बिहार में या विभिन्न जगहों पर देश में ऐसा होता रहता है। बिल्कुल। तो मेरा कुछ सवाल है प्रवीण जी आपसे कि क्या है इस कृषि कानून में जिसके विरोध कर रहे हैं किसान या आंदोलन कर रहे हैं किसान? किसान आंदोलन कर रहे हैं जैसे कि एमएसपी सिस्टम है हमारे, किसान सीधा कर रहे हैं जो मेरा जो एमएसपी है, एमएसपी कानून बन जाए, जो अगर कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए चिप्स आप खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं तो उसका एमआरपी है ना, एमआरपी है, तो ऐसे क्यों नहीं किसान के भी फसल के एक एमएसपी जो रेट न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया गया है उसको फिक्स किया जाए। 15 रुपये ही कीजिए ना, तो 15 रुपये उसको फिक्स कर दीजिए भाई, 15 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकते हो। सही बात। 15 रुपये से ऊपर खरीदो, फिक्स कर दो। 10 रुपये है ना, 10 रुपये फिक्स कर दीजिए ना, सीधी सी बात है, फिक्स कर दीजिए उस कानून में। किसान को भी फायदा होंगे, व्यापारी को अगर 10 रुपये से ज़्यादा बिक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बेचेंगे, लेकिन किसान को तो उचित मूल्य तो मिल जाएंगे। जो फसल उतना मेहनत करते हैं, मजदूरी यानी बंधुआ मजदूर से भी बदतर हाल किसान का होते जा रहे हैं। और मैंने सुना प्रवीण जी कि इसमें किसानों ने कहा कि अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट को इस बिल से काफ़ी फ़ायदा होगा इस एक्ट बनने के बाद। बिल्कुल, बात ये है जैसे 1955 के जो एक्ट लाए गए थे, अनाज भंडारण वाले जो एक्ट थे, उस एक्ट को 1955 के बिल को ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी आदमी, व्यापारी, वो भंडारण करेंगे और फिर वो अधिक से अधिक मूल्य में बेचेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे किसान को घाटा होंगे, किसान से तो औने पौने भाव में खरीद लेंगे, उनका तो अनाज बिक गए, लेकिन असली घाटा तो जनता को होने वाला है आने वाले समय में, जिसको भंडारण करके मार्केट में दिखाएंगे कि जो अनाज जो है ना पूरी तरह से शॉर्टेज हो गए हैं, मेरे पास नहीं है। जैसा प्याज में हो रहा है, प्याज में क्या हो रहा है, जो कहते हैं कि प्याज खत्म हो गया, प्याज खत्म हो गया। अब जो प्याज 10 रुपये 20 रुपये किसान से खरीदते हैं, वो प्याज अभी के टाइम में देखिए 50-60 बिक रहे हैं। सही बात है।
तो मतलब इससे कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को भी फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। बिल्कुल कॉर्पोरेट एक के तरह लिए से आप ये कहना चाह रहे हैं कि कृषि में एक तरह से अडानी अंबानी जैसे आदमियों को लाना चाह रहा है किसान, और उसका मतलब एक आलू का दाम आप मान लीजिए कि क्या 1 रुपये हो गया, 2 रुपये होगा, और उसका चिप्स बना के पैकेट में कितना महंगा होता है। तो इस तरह से या हो सकता है बाद में जो किसानों की ज़मीन है वो हड़प ली जाए, ऐसा भी है क्या? दरअसल इस बिल में ये कहा गया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट पे आपके बताया जाएगा, जो हमको मान लीजिए पूरा ज़मीन है 2-4 बीघा या एकड़ जहाँ चलता है उस हिसाब से, या चक चलता है, तो वो पूरे आएंगे कंपनी, कहेंगे ये सारी यहाँ पे तुम ये फसल उग जाओ, एक टाइप का फसल होगा। हाँ ये फसल उगाओ। अब वो फसल उगा दिए, किसान उगा दिए, अब उगा दिए, उसके बाद ये नहीं लिख के देते हैं कि हम खरीदेंगे उतना ही रेट में। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में ये घटना घटित हुई है, जो अडानी ग्रुप के जो फॉर्च्यूनर ग्रुप है वो चावल के रेट तय किए, हम इस रेट में खरीदेंगे। जब अनाज उपज गए तो उसका कई लेवल पे टेस्ट होता है, उसके क्वालिटी टेस्ट होंगे, उसका क्या काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। मतलब उस पे तो आपका अब उस खरा पे नहीं उतरा खरा नहीं उतरे तो रिजेक्ट कर देंगे, भाई हम ये नहीं खरीद सकते। मतलब किसानों का एक तो समय गया, ऊपर से फसल हाँ, गया, अब ऊपर से किसान दाम जो है गया। ना 6 महीने सही तक बात। दौड़ते रहे। उसके लिए ये भी प्रावधान नहीं किया गया है कि आप जो है जाके कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर कर सकते हैं या केस लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको नीचे लेवल पे ही कंपनी से आप बात करना, एक कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिससे आप बात कीजिए और वो आपके फेवर में बात करेंगे कि कंपनी के फेवर में बात करेंगे। अब तो तय वो करेंगे, काय वो तो सरकारी अधिकारी तो नहीं रहेंगे। और दूसरा सवाल था कि किसानों की आखिर मांग एमएसपी को लेकर है, तो क्या इस पर सरकार झुकेगी? 26 तारीख को जैसा कह रहे हैं कि किसान हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, तो क्या 26 तारीख तक बात बन पाएगी किसानों की और सरकार के बीच में? ये दरअसल 12 राउंड बात हो चुके हैं। किसान आते हैं, किसान को विज्ञान भवन में घंटों बैठाया जाता है, मंत्री साहब आते हैं 2 मिनट में कुछ बोल दिए निकल लेते हैं। लेकिन सरकार को भी ये डर है, हमारे देश कृषि प्रधान देश है, अगर हम सिर्फ चुनावी फायदा के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं और कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो इससे देश को, हर एक आदमी को घाटा है। सरकार को इस पे झुकना चाहिए और इसमें जो प्रावधान किसान सब बोल रहे हैं कि बिल वापस लीजिए, बिल वापस ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, देश का जो है बर्बाद करेंगे, ऐसा बिल है, बर्बाद कर देंगे देश को, हर एक आदमी भूखे मरेंगे। चलिए ठीक है। तो बीते दिन मैंने देखा कि कल भी आज भी देखा कि कई किसान की मृत्यु हो जा रही है, इसमें कई किसान सुसाइड कर लिया है। तो फिलहाल तो किसानों को ही इसका नुकसान होते दिख रहा है। किसान से अपील है कि जो सुसाइड नहीं करें, हमें मजबूती से लड़ना चाहिए। अगर सिस्टम में खराबी है तो सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दूसरा लड़ेगा कौन? सही बात। अगर अपने आप को ही ख़त्म कर लेंगे तो सिस्टम से लड़ेगा कौन? फिर तो तानाशाही आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा इस बिल और इस आंदोलन से किसान को तो नुकसान हो ही रहा है। किसान अपनी खेती छोड़ कर दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं, और सरकार को भी इससे 1 लाख करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है बीते कुछ दिनों में। तो ऐसा नहीं है कि केवल किसान ही भुगत रहे हैं इस बिल को। और वो जो सरकारों की जो 1 लाख करोड़ की नुकसान हुई है, तो वो सरकार की ही नहीं है, वो मतलब आम जनता से लेकर हर आदमी उससे जुड़ा हुआ रहता है उस नुकसान से। या देश फायदे में जाता है तो उससे हर आदमी जुड़ा हुआ रहता है, कॉरपोरेट जुड़ा हुआ रहता है, हर सेक्टर जुड़ा हुआ रहता है, कृषि भी जुड़ा हुआ रहता है, और नुकसान तो सबको बराबर झेलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये नुकसान सरकारों का है, ये
आम जनता का भी नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है सरकार से, मोदी जी से, कि आप खुद आकर इसमें एक्शन लें और किसानों का जो भी मांग है उसको पूरा करें। एक एमएसपी जोड़ने की इसमें बात है, तो आप एक कानून बना दीजिए एमएसपी पर, और नहीं तो इस कानून को, जैसा कि किसान मांग कर रहे हैं, कि खारिज कर दिया जाए। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बीच में बात आती है, तो किसानों ने कहा कि हम तो केस किए ही नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं। इस पे आपका क्या कहना है कि इस कानूनी एंगल इसमें जो ढूंढा जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इसमें आपका क्या कहना है? दरअसल किसान के तरफ से सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, बात सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे सर्वोपरि है, सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जरूर। के। और सुप्रीम कोर्ट को इन मुद्दों पे बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। अभी हमारे देश जो भी नुकसान हो रहे हैं, ये आम जनता के नुकसान हो रहे हैं, किसी नेता के नहीं हो रहे हैं। प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी के नुकसान हो रहे हैं। अगर हम कुछ भी हमारे सरकार के अगर घाटा हो रहे हैं देश में, तो ये देश की घाटा हो रहे हैं ना कि कोई प्रॉपर सरकार है तो उसके, या बीजेपी के रहेगी, कांग्रेस के रहे, किसी सरकार के रहे। सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ के मजबूती से इस कानून को ख़त्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सीधा एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत इसमें प्रावधान ऐसा है कि जो बिल है किसान के विरुद्ध बिल है। चलिए ठीक है, तो आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं किसानों से और सरकार से? हम यही चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि जो इस पे उनको खुद खुल के आके बोलना चाहिए था, न कि किसान हमारे सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं और मीटिंग हम करें गुजरात में, राजस्थान में, कोलकाता में। बल्कि यहाँ एक कदम किसान को भी आगे चल के आना चाहिए और एक कदम प्रधानमंत्री जी को भी चल के आना चाहिए। सिंधु बॉर्डर या कोई भी बॉर्डर है, बागपत बॉर्डर हो, कि वो ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली 25-30 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री जी तो उतना दूरी कभी तय कर सकते हैं, जाके बहुत बड़ा संदेश जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री खुद अगर आके इस पे स्टेप लेते हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, ये बहुत ही गलत है। हमारे 70 किसान भाई मर चुके हैं, इसमें शहीद हो गए, ये दुखद घटना है, बहुत दुखद है। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी, कि जो स्वामीनाथन, डॉक्टर एम स्वामीनाथन कमेटी जो आई थी 1967-68 में, तो क्या सरकार तो करी कि मैंने इस कमेटी की हर चीज़ को लागू कर दिया है, इस इम्प्लीमेंट किया इस कानून में, तो क्या सही में इम्प्लीमेंट किया? सबसे बड़ा फॉल्ट इसमें यही पाए जा रहे हैं, जो स्वामीनाथन आयोग बोले हैं, कमेटी जो थे उसमें सीधा लिखा हुआ था, और वर्तमान सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इसमें मैनिफेस्टो में भी ये लिखे हुए खुद, जो हम किसान के जो लागत मूल्य है ना, उससे 50% अधिक देंगे। एमएसपी 50% अधिक देने के लागत में आ जाते हैं उनके, जो अपना खुद वो जो मेहनत करते हैं, बीज हो गए प्लस ट्रैक्टर हो गए, उसका जितना भी लागत है, जोताई, बुनाई, लेबर, सब कुछ मिला के जो खर्च होते हैं, लागत खर्च उसको कहते हैं। ये नहीं कि मूल फिक्स कर दिए, वो नहीं होता है। लागत, पूरी लागत उसका 50% अधिक एमएसपी तय करने का मतलब प्रावधान आज था। भी स्वामीनाथन कमेटी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। 1% भी लागू नहीं किया गया है। इस मतलब एक नाम लेकर उसके आड़ में ये कोई धोखा वाला कानून बनाया गया। बस सिर्फ स्वामीनाथन आयोग के नाम लेने से कुछ नहीं होता है। उसका एक एक पॉइंट जो है अगर लागू किया जाए तो वाकई हमारे देश सोने की चिड़िया थे और है। अगर लागू किया जाए तो कृषि प्रधान में सबसे उन्नत देश हमारा देश है। कि यहाँ के किसान बहुत मेहनती है। यहीं आप जाके देखिए पंजाब में किस तरह से कृषि को एक तरह से एकदम लगता है कि वो लोग बिजनेस की तरफ अपने रिसोर्सेज ज़्यादा हैं लेकिन इसे उपयोग में नहीं लाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब बिहार में देख लीजिए, बिहार के किसान क्यों गरीब होते गए हैं। और हमारे देश में तो
बहुत ऐसे किसान है, भूमिहर किसान है, जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, वो बटेदाई पे और हो लेते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये बिल इम्प्लीमेंट होने से, जैसे कॉरपोरेट हमें मेरा खेत लेकर, मेरा ज़मीन लेकर उसमें खेती करवाएगा मेरे से, और तो इससे ये भी तो हो सकता है कि जो अभी सुसाइड करने की किसानों की जो रेट थी वो बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है। उसमें उनको मानसिक रूप से टॉर्चर एक तरह से किया जाएगा। अगर मान लीजिए फसल उगाए, अगर व्यापारी नहीं खरीदे तो वो तो पूरी तरह से एकदम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि और उनका फसल जो उगाएंगे, उनका खुद का बीज खरीदिए, उनका उन्हीं का खाद खरीदिए, वो सारा कुछ वहीं देंगे। आपको सिर्फ खेती करना है, लेकिन पे आपको करना है। अब फिर वो अनाज उपजने के बाद वो मूल तय करे, मूल जो तय किए हुए हैं, कहेंगे आपका अनाज मेरे जो मापदंड है उस पे नहीं उतरता है, तो उनका मर्जी नहीं खरीदेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो मैं बता धन्यवाद। देता हूँ कि प्रवीण जी जो हैं यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट के राष्ट्र अध्यक्ष यूथ विंग के हैं, राष्ट्र सचिव सॉरी, यूथ विंग के हैं। और ये बहुत ही अच्छा सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, समाज में जुड़े हुए हैं। और आप इनका, मैं ट्विटर लिंक दे दूंगा, सोशल मीडिया का लिंक, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।